तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विशाल यादव और RGRM लर्निंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका लेक्चर नंबर 4 ये होने वाला है। और जिस किसी स्टूडेंट को ये वीडियो इंग्लिश में देखनी है वो हमारे चैनल VY ट्यूटोरियल्स पर जाकर सेम वीडियो इंग्लिश में देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो देखते रहिए यार ये चैनल RGRM लर्निंग और बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। चलिए जी, लेक्चर नंबर 4 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका लेक्चर नंबर 4 है ये। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्कीकरण। पृथक्करण का अर्थ है कि अलग अलग करना। अलग अलग करने का मतलब अगर कोई मिश्रण है तो वो जरूरी है, बिल्कुल जरूर है कि वो दो चीजों से मिलकर बना होगा। वही उस मिश्रण के दो घटक हो गए। तो हम क्या करने वाले हैं आज हमारे जितने भी प्रकार के मिश्रण हैं हम सारे के सारे मिश्रणों से उनके घटक को अलग अलग करके देखने वाले हैं कि इनके जो घटक हैं उनको अलग अलग कर लो। यही कारण है कि जैसे जो हमारे लोहा हो गया, जैसे सोना हो गया, जैसे ये जहां से निकलते हैं ना वहां से अशुद्ध रूप में निकलते हैं, मिश्रित रूप, अशुद्ध तो क्या मिश्रित रूप में निकलते हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके मिश्रण से हम लोग इनके शुद्ध वाले घटक को अलग कर लें, लोहे को अलग कर लें या फिर सोने को अलग कर लें। तो उसी वजह से हमको इनके घटकों को अलग करने की जरूरत पड़ी ताकि इनका इस्तेमाल करना और इनके बारे में पढ़ना दो की दोनों चीजें हमारे लिए आसान हो जाए। बस इसी वजह से हम इनके घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को पढ़ते रहते हैं। तो जो आज हम पहला चीज पढ़ने वाले हैं वह है रंग वाले घटक, यानी कि डाई को नीली या काली स्याही से अलग करना। अच्छा, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूं। ये जल है, ये जल है और इसमें मिला हुआ है डाई। ये रेड वाला मैं डाई बना रहा हूं। ये जल है, इसमें मिला हुआ है डाई। तो इसी को कहते हैं स्याही। यही क्या है जी? स्याही है। तो मुझको क्या करना है? मुझको इसमें मिली हुई डाई, इस स्याही में मिली हुई डाई और जल को अलग अलग करना है। यही तो हमारी हेडिंग हमसे बता रही है ना कि आप रंग वाले घटक यानी कि डाई को नीली या काली स्याही से अलग कर लो। तो अगर आपको स्याही में से डाई को अलग करना है यानी कि डाई अलग कर दो और जल अलग कर दो, ये तो हो गई आपकी डाई और ये हो गया आपका जल। तो अगर आप डाई और जल को अलग कर देते हो तो स्याही में से डाई तो अपने आप अलग हो गई। यही अर्थ है कि आपको करना क्या है, डाई और जल को अलग करना है इस वाले में। तो अच्छा, जब भी आपको किसी मिश्रण के दो घटकों को पृथक्करण यानी कि अलग अलग करने को कहा जाए तो आप क्या करोगे? तो आप सबसे पहले ये देखो कि उन दोनों घटकों में अंतर किस चीज का है। अगर आपको उन दोनों घटकों में अंतर का अभाव हो जाएगा, एहसास हो जाएगा, तो आप अपने आप ये पकड़ लोगे कि उसमें कौन सी प्रक्रिया लगाई जाए ताकि उनके घटकों को हम अलग कर सकें। तो जैसे कि यहां पे डाई था और जल था, दो घटक थे जिससे हमारी स्याही बन रही थी। कौन कौन से? डाई और जल। तो हमको देखते ही पता चल गया डाई एक विलेय है और जल एक विलायक है। तो हमको विलेय और विलायक पदार्थ को अलग करना है और यहां पे जो विलेय और विलायक है वो एक प्रक्रिया जिसको वाष्पीकरण कहते हैं उससे अलग की जा सकती है। सबसे पहले आपने क्या काम किया? आपने ये पकड़ा कि इन दोनों में अंतर क्या है। जब आपने इन दोनों के बीच का अंतर पकड़ लिया तो आपको समझ में आने लगे कि हाँ, कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे ये अलग हो सकता है। तो अगर आप विलेय पदार्थ को विलायक पदार्थ से अलग करना चाहते हो तो एक प्रक्रिया हमने पढ़ा है वाष्पीकरण, जो कि जल यानी कि विलायक पदार्थ को वाष्पीकृत करा के किसी विलेय पदार्थ से अलग कर सकती है। इसका मतलब हम लोग यहां पे अगर वाष्पीकरण करा दें, क्या करा दें? वाष्पीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवेपोरेशन। तो अगर हम लोग वाष्पीकरण करा दें, इवेपोरेशन करा दें, तो हमारा जल ऊपर वाष्पीकृत हो जाएगा और जिस कंटेनर में हमारी स्याही थी उसमें केवल और केवल क्या बच जाएगी? डाई। तो हमारी डाई जल से अलग हो चुकी है। इसका मतलब हमारी स्याही में से डाई को हमने सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, पृथक्करण कर दिया। यही तो हमारी हेडिंग कह रही थी ना। चलिए जी, अच्छा इसको एनसीईआरटी में कैसे समझाया वो मैं आपको बता देता हूं।
आइए उस चीज को समझते हैं। एनसीईआरटी ने आपसे कहा कि नीचे लगाइए एक बर्नर। क्या लगाइए जी? एक बर्नर लगाइए जहां से क्या निकलती रहेगी? आग निकलती रहेगी। ठीक है जी। उस बर्नर के ऊपर रखिए एक कोई कंटेनर रख दीजिए, जैसे ग्लास रख दीजिए या फिर कुछ भी रख दीजिए। उस ग्लास में भर दीजिए पानी। ये लो जी पानी भर दिया। उस ग्लास को ढक दीजिए एक किसी भी प्रकार के एक प्याले से उस ग्लास को आप ढक दीजिए। ये लो जी एक प्याला था, उससे हमने इस ग्लास को ढक दिया। अब इस प्याले पे आप क्या रखोगे? इस प्याले पे ही आप रखोगे स्याही। क्या रखोगे? स्याही रखोगे। मान लेते हैं स्याही रेड और ब्लैक कलर की थी। रेड और ब्लैक कलर की थी। रेड कलर की तो हमारी डाई थी और ब्लैक कलर का हमारा जल था। तो अब हमने क्या काम किया? हमने ये जो बर्नर लगाया था इससे उष्मा प्रदान की। इस उष्मा से ये जो जल इस ग्लास में, इस कंटेनर में, इस बर्तन में रखा हुआ था, ये उबला, वाष्पीकृत हुआ। जब ये जल वाष्पीकृत हुआ तो उसके ऊपर जो रखी हुई प्याली थी उसमें ये जो जल था और ये जो डाई थी उसको भी वाष्पीकरण की उष्मा की वजह से एक उष्मा मिली, जिसकी वजह से उसमें भी जल वाष्पीकृत होने लगा। इसका मतलब यहाँ से जो जल वाला कण था इस डाई से वो अलग हो जाता है और डाई यहाँ पे रह जाती है। इस तकनीक से हम लोग क्या करते हैं? जल और डाई को अलग अलग कर देते हैं, यानी कि हमको स्याही से हमने डाई को पृथक्करण कर लिया, अलग कर लिया। ये बात भी हम समझ गए जी। तो एक ही प्रक्रिया है वाष्पीकरण। आपको जब भी ये लिखने को आए कि बताइए आप कैसे रंग वाले घटक यानी कि डाई को नीली या फिर काली स्याही से अलग कर सकते हैं, तो आप वाष्पीकरण तकनीक लिख देंगे और ये पूरा का पूरा चित्र बना देंगे कि ये बर्नर है, ये ग्लास में ये जल भरा हुआ है, ये एक प्याली है, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया? स्याही रख दिया, और उसके बाद से क्या क्या प्रक्रिया की वो तो मैंने आपको समझाई दी। चलिए जी, ये बात हम सारी समझ गए कि रंग वाले घटक को, अच्छा इसको रंग वाला घटक क्यों कहते हैं? ये जो डाई है इसको रंग वाला घटक क्यों कहते हैं? बताता हूं। जो अपनी डाई होती है ना, डाई, ये कई सारे रंगों से बनती है, इसीलिए इसको रंग वाले घटक कहते हैं। जैसे अगर आपको डाई काली भी दिख रही है ना, तो उसके अंदर नीला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है। तो एक से ज्यादा कलर से मिलके ये डाई बनती है, इसीलिए इसको बोलते हैं रंग वाले घटक। ठीक है जी, इसीलिए इसको बोलते हैं रंग वाले घटक। अभी तक हमने डाई और पानी को अलग किया। आगे आपको ये भी पता चल जाएगा, जब तक मैं लेक्चर एंड करूंगा उस लेक्चर के खत्म होते होते आपको ये भी पता चल जाएगा उस डाई में से अलग अलग जो कलर हैं उनको कैसे अलग किया जा सकता है, वो भी आपको लेक्चर के अंत में मालूम पड़ जाएगा। आइए जी, दूसरा पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है दूध से क्रीम को कैसे अलग करें। चलिए, दूध से क्रीम को कैसे अलग करें। हमको बताया जाता है बचपन से कि दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सारे के सारे घटक मौजूद होते हैं हमारे खाने के, हमारे न्यूट्रिशन के, हमारी डाइट के। जैसे उसमें वसा भी है, उसमें जल भी है, उसमें हमारी प्रोटीन भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे दूध में हमको मिल जाती हैं। तो आइए जी, हमको उसमें से, दूध में से उसकी क्रीम को अलग करना है। यानी कि ये जो दूध है अपना, उसमें से हमको क्रीम को अलग करना है। क्रीम प्लस अदर कंपोनेंट मैं लिख देता हूं, अथवा और कंपोनेंट जो भी दूध के हैं उसमें से क्रीम वाले कंपोनेंट को अलग कर देना है और अलग वाले कंपोनेंट को अलग कर देना है। तो दूध से हम क्रीम को अलग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको अदर कंपोनेंट्स जिसमें आपका जल भी है, जिसमें आपकी प्रोटीन भी है, जिसमें आपकी लिपिड भी, आपकी फैट भी है, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी है। अच्छा, यहाँ पे जो अदर कंपोनेंट है भले ही वो द्रव के रूप में मौजूद हो और ये ठोस के रूप में मौजूद हो,
आप कहोगे ये तो द्रव है, ये तो ठोस है, तो वाष्पीकरण करा दो और हम इस ठोस से इस द्रव को अलग कर सकते हैं। जब आप वाष्पीकरण कराओगे ये अलग हो पाएगा, ये नहीं अलग हो पाएगा। आप इसको और इसको अलग करा सकते हो, लेकिन इन सारों को और इन सारों को अलग नहीं करा सकते। इसका मतलब आपको देखते ही समझ में आ गया कि जो भी कंपोनेंट हैं, जो भी घटक हैं, उनमें क्या अंतर है। मैंने आपको पिछली बार यही बताया था कि पहले घटकों में अंतर का पता लगाओ, तो आपको पता चलेगा उसको किस प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है। यहाँ पे ये ठोस था और ये सारे द्रव के रूप में भले से ही थे, लेकिन ये वाष्पीकरण से अलग नहीं हो सकते। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कोलाइडल विलयन समझाते वक्त एक पॉइंट बताया था कि जो दूध होता है ना, उसमें से उसके क्रीम को अलग करने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है अपकेंद्रीकरण तकनीक। कौन सी तकनीक थी जी? अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो हमने दूध में से क्रीम को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया? अपकेंद्रीकरण तकनीक। हमने किया क्या? दूध में एक डंडा डाला, जिससे हमने उस डंडे से दूध को खूब तेज तेज से घुमाया, ये लो जी घुमाया, ये लो जी घुमाया। तो हमने उस डंडे से घुमा घुमा के जो दूध था उसमें से कम घनत्व वाले क्रीम को ऊपर रखवा दिया और ज़्यादा घनत्व वाले और कंपोनेंट को नीचे रखवा दिया, जिसकी वजह से हमने क्रीम को इन सारे घटकों से अलग कर दिया। वो कैसे किया? इस सेंट्रीफ्यूगेशन, इस अपकेंद्रीकरण तकनीक से किया। हमने अपकेंद्रीकरण तकनीक से कैसे किया ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था और इसमें भी आपको समझा दिया। आइए इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशंस को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग। क्या बोलते हैं जी? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग बोलते हैं दूध में। किसके अनुप्रयोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? अपकेंद्रीकरण तकनीक के। इसके अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। चलो अच्छा, कभी कभी वहां गए होगे आप सब के सब, क्या बोलते हैं, अपने हॉस्पिटल में गए होगे कि ब्लड का टेस्ट करा लें, यूरिन का टेस्ट करा लें। तो वो जब आपके रक्त और मूत्र का टेस्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो जानते हो क्या करते हैं? एक सैंपल ले लेते हैं जो भी आपका रक्त या फिर मूत्र है उसका, उसके बाद उसको अपने लैब में ले जाने के बाद एक डिब्बी में रखते हैं, डिब्बी में आपका सैंपल, और उसके बाद ऐसे 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 खूब करते हैं। ऐसे ऐसे करने से जो रक्त होता है ना, उसके ऊपर से सीरम वाला कंपोनेंट ऊपर आ जाता है। रक्त में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब रक्त में एक सीरम नाम का एक चीज़ होता है, उस चीज को जब वो खुद तेजी से आपके रक्त को हिलाते हैं तो वो सीरम जो होता है पूरे रक्त से ऊपर आ जाता है। जैसे दूध में क्रीम ऊपर आता है ना, वैसे रक्त में वो सीरम ऊपर आ जाता है और आपकी सारी की सारी रिपोर्ट उस सीरम से ही बनती है। तो उनको तो सीरम मिल गया और वो सीरम उन्होंने निकाला, उसका टेस्ट किया, आपको रिपोर्ट पकड़ा दी। तो वो सीरम उन्होंने कैसे निकाला? सेंट्रीफ्यूगेशन से, अपकेंद्रीकरण तकनीक से। तो एक तो पॉइंट आपको मिल गया कि रक्त और मूत्र के टेस्ट में आपका ये अपकेंद्रीकरण तकनीक का इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये बात हम समझ गए। और उसके बाद आपने डेयरी वेरी में भी देखा होगा कि डेयरी वेरी में तो जनरल सी बात है यार, दूध वूध लेने जाते होगे तो एक मशीन उन्होंने लगा रखी होती है, जिससे वो मशीन दूध को घुमाती रहती है। उससे वो लोग क्रीम को निकाल लेते हैं और फिर क्रीम से वो लोग क्या निकालते हैं, बाद में धीरे धीरे करके उस क्रीम से मक्खन को भी निकाल लेते हैं। तो वो सारी की सारी प्रक्रिया कैसे होती है? अपकेंद्रीकरण तकनीक से होती है कि क्रीम से मक्खन को कैसे निकाला जाए, वो भी कैसे? अपकेंद्रीकरण तकनीक से होती है। चलिए जी, ये सारी बातें हम समझ गए। अब एक अगली प्रक्रिया, अगला चीज जो हमको पढ़ना है वो देखते हैं। अगला चीज है दो अघुलनशील। सबसे पहले अघुलनशील पढ़ लेते हैं। अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग कर सके? द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करें? कैसे अलग करें? मतलब उदाहरण देता हूं। कभी आपने जल में
किसी तेल को मिलाया है, जैसे जल में सरसों का तेल मिला दो, सरसों का तेल ऊपर तैरने लगता है, तो हमको जल में से उस सरसों के तेल को निकालना पड़ेगा। या फिर जल में मिट्टी का तेल डाल दो तो वो भी मिट्टी का तेल भी ऊपर तैरने लगेगा, तो हमको जल में से मिट्टी के तेल को अलग करना है। तो अब इस तकनीक को, इस प्रक्रिया को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो ध्यान से एक बात समझ लो, जो आपने दो घटक लिया, एक जल है और एक तेल है, इन दोनों को अलग करना है। अब इन दोनों में किस चीज का अंतर है? घनत्व का अंतर है। अब जब दो चीजों में घनत्व का अंतर होता है तो एक तो हम अपकेंद्रीकरण तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमको अपकेंद्रीकरण तकनीक का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपकेंद्रीकरण तकनीक से हम करते क्या है, जिन चीजों में घनत्व का अंतर रहता है उन चीजों को हम अलग अलग लेयर्स में बांट देते हैं, अलग अलग लेयर्स में बांट देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो तेल और जल के केस में ये पहले से ही अपनी अपनी लेयर्स में बटे हुए होते हैं। जैसे मान लो हमने ली, इनको अलग करने के लिए हमने क्या लिया, एक मान लो कि हमने ये कीप ले ली, ठीक है, उल्ट कीप ले ली, ये कीप ऐसे, कुप्पी जिसको बोलते हैं गांव में, ये क्या है, कीप है, ठीक है। इस कीप को हमने यहां नीचे से क्या कर दिया, एक टोटी से बंद कर दिया है। ये क्या है, एक टोटी है, इस टोटी से हमने इस कीप को बंद कर रखा है। जब तक ये टोटी खोलेंगे नहीं तब तक ये नहीं निकलेगा। इसमें हमने क्या भर रखा है, इसमें हमने जल डाल दिया था और जल के ऊपर हमने तेल डाल दिया था, चाहे मिट्टी का तेल हो चाहे अपना सरसों का तेल हो, ये तेल। तो जब हमने इन दोनों चीजों को अलग अलग लेयर्स में पहले से ही देख लिया तो अब आपको अपकेंद्रीकरण तकनीक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आप सीधे सीधे इस कीप को खोलो और एक बर्तन नीचे रख दो। चलो अब हमने कीप को खोला तो धीरे धीरे पानी नीचे गिर रहा है, ये लो जी पानी नीचे गिर रहा है, पानी, ये लो पानी भरने लगा, पानी भरने लगा, पानी भरने लगा, पानी भरने लगा, पानी भरने लगा। अब पानी पूरी तरह से इसमें भर चुका है। अब हमारा तेल गिरने ही वाला था कि हमने कुप्पी को बंद कर दिया। तो अब इसमें क्या रह गया, अब इस वाले कीप में केवल और केवल तेल रह गया, पानी तो हमने नीचे एक बर्तन में अलग कर लिया। अब उसके बाद हमने इस बर्तन को हटा के दूसरी जगह रख दिया और अब एक खाली बर्तन लाए, फिर से इस कीप को खोला और अब इस खाली बर्तन से में हमने क्या कर लिया, तेल को इकट्ठा कर लिए, तेल को ये लो इकट्ठा कर लीजिए। अब यहाँ से ये कीप खाली हो गई और हमारा तेल निकल आया अलग बर्तन में। तो हमने क्या कर लिया, जल से तेल को अपने आप अलग कर लिया। दो अलग अलग पदार्थ थे जिसके घनत्व में अंतर था और वो पहले से ही दो अलग अलग लेयर्स में बटे हुए थे, इसी वजह से हमने उनको पृथकीकरण कीप से स्पेलिंग गलत लिखता हूं मैं, कैसी कीप थी ये, पृथक्करण कीप, क्योंकि ये दो पदार्थों को अलग अलग कर सकती है। इससे हमने जल और अपने तेल के मिश्रण को अलग अलग कर लिया। अच्छा, ये बात हमको समझ में आ गई। अब एक बात और समझ लो कि आप जहाँ से लोहे को निकालते हो, आप जब लोहे को निकालते हो ना तो उसमें कई सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, तो हमको तो शुद्ध लोहा चाहिए। तो शुद्ध लोहा कैसे मिले, उसके लिए जब हम लोहे को निकालते हैं तो हम लोहे को एक भट्टी में डालते हैं ताकि वो लोहा पिघल जाए और उसके साथ साथ जो और पदार्थ हैं वो भी पिघल जाए। उसमें जनरली सिलिकॉन ऑक्साइड का मिक्सचर रहता है और कई सारी चीज़ों का मिश्रण रहता है, जिसके साथ हमारी Fe2O3 का मिश्रण रहता है। इस सारों में से हमको आयरन को अलग करना है, तो हम एक भट्टी में डालते हैं, जनरली उसका नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस, अंग्रेजी में कहते हैं। तो हम उस भट्टी में डाल देते हैं और डालने के बाद इसको भट्टी को जला देते हैं। डालने के बाद ये जो भट्टी थी अपनी, ये जल जाती। इसमें हमने लोहा डाल दिया और उसके बाद से इस सिलिकॉन ऑक्साइड को डाल दिया। तो जब दोनों के मिश्रण को डालते हैं और आग लगा देते हैं, आग लगाने के बाद ये धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आता है कि जो सिलिकॉन वाला लेयर होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड वाला, और ऑक्सीजन वाला लेयर वो अलग हो जाता है और जो हमारा आयरन वाला लेयर रहता है वो अलग हो जाता है। ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, आपको कक्षा 11 में मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। वो मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल आपको दोनों को अलग करने का विधि बता रहा हूँ कि दोनों अलग कैसे किए जाते हैं।
तो वहाँ पे जब हम ब्लास्ट फर्नेस में ये काम करते हैं ना, तो धीरे धीरे सारी प्रक्रिया ख़त्म होते होते ये जो हमारी और इम्प्योरिटीज़ थी वो एक पास आ जाती हैं, और जो हमारा आयरन वाला लेयर होता है वो अलग आ जाता है। तो हम यहाँ से आयरन वाले लेयर से इसको निकाल लेते हैं और एक अलग बर्तन में रख लेते हैं, जिससे हमको लोहा मिल जाता है, और ये सारी इम्प्योरिटीज़ को हम लोग अलग कर देते हैं। अच्छा जी, तो हमने फिर से क्या किया, दो अलग अलग पदार्थ जिनके घनत्व में अंतर था, जो खुद अपनी लेयर्स बना रहे थे, उनको हमने कैसे अलग कर लिया, इस कीप के पृथकीकरण कीप के मेथड से हमने इसको अलग कर लिया। चलिए जी, ये सारी बातें हैं, ये सारी चीज़ें थी, कंसेप्ट्स थे जो हमको सीखने थे। ये सारी इसके दो एप्लीकेशंस भी हो गए, जल से द्रव को अलग जल से तेल को अलग करना, और लोहे के शुद्ध लोहे को अलग करना उसके और अशुद्धियों से। चलिए ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। अच्छा, अब अगला चीज, यहां तक हम समझ गए। अब अगला चीज क्या है जी? अगला चीज है नमक से कपूर को अलग करना। नमक से कपूर को अलग करना। चलो यार, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। इसको देखते हैं। चलो, नमक से कपूर को अलग करने की विधि को हम लोग समझते हैं। सारे के सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब जो नमक है वो भी अपना ठोस, जो कपूर है वो भी अपना ठोस। अब ठोस में से ठोस को अलग करना है, तो क्या करें? दोनों दिखते भी एक तरह से हैं, नहीं तो हम उनको बिन बिन के अलग कर देते। दोनों दिखते भी एक तरह से हैं, तो क्या करें? आप नमक और कपूर के मिश्रण को किसी बर्तन में रख लो। मान लो ये बर्तन है कोई, इसमें ये हमने नमक डाल दिया और ये हमने कपूर डाल दिया। अब हमको कपूर और नमक को अलग अलग करना था। हमको दोनों पदार्थ को देखते एक बात समझ में आ गई कि अगर कपूर को गर्म करोगे तो ये वाष्पीकृत हो जाता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, जबकि जो हमारा नमक था, अगर आप इसको कितना भी गर्म कर दो ये वाष्पीकृत नहीं होता। इसी वजह से हमने क्या काम किया वो देखिएगा ध्यान से। हमने ली एक बर्नर। क्या लिया जी? एक बर्नर, जिससे हम आग लगा सकें। ये लो जी, हमने आग लगा दिया। उसके ऊपर हमने बैठा दिया एक स्टैंड। इस स्टैंड पर रख दी चीनी मिट्टी की प्याली। ये दी चीनी मिट्टी की प्याली, चीनी मिट्टी की प्याली रख दी। ठीक है, इस चीनी मिट्टी की प्याली में हमने हमारे नमक और कपूर के मिश्रण को डाल दिया। उसके बाद अब हमने क्या काम कर दिया कि ऊपर बैठा दिया एक उल्टी कीप। कैसी कीप थी ये? उल्टी कीप थी। उल्टी कीप रख दी। उल्टी कीप रख दी। मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं कीप को। ये मिटा देता हूं हेडिंग, ताकि कोई बात नहीं, हेडिंग तो मिट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना जाता जरूरी। चलो, हमने क्या काम कर दिया? एक उल्टी कीप रख दी, और इस कीप के सिरे को एक कॉटन से, रुई से ढक दिया। अब हमने इसमें आग लगा दी। अब हमने जब आग लगाई तो जो हमारा कपूर था वो तो वाष्पीकृत होने लगा, लेकिन नमक तो वाष्पीकृत ही नहीं हो रहा था। अच्छा, अगर खुले में रखते तो वाष्पीकृत होकर उड़ जाता, लेकिन क्योंकि हमने इसको एक बर्तन से ढक रखा है तो ये उड़ के साला जाएगा कहाँ? ये कपूर उड़ा, यहाँ पे नमक रह गया। ये लो जी, नमक रह गया, और जो कपूर उड़ा था ना वो जाके इसके सिरे पे ऐसे बैठ गया, क्योंकि जाता कहाँ? ऊपर जाने की जगह नहीं थी, आके ऐसे सिरे पे बैठ जाता है। अब हम क्या करते हैं? उठाते हैं प्याली से, प्याली में जो बचा वो नमक, उसके बाद जो इस कीप में बचा वो क्या है? वो कपूर। तो हमने नमक और कपूर को अलग कर लिया। कैसे अलग कर लिया? फिर से हमने क्या काम किया? वाष्पीकरण करवाया, जिसको हम लोग, इस वाष्पीकरण तकनीक को हम लोग एक अच्छा नाम देते हैं, ऊर्ध्वपातन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब्लिमेशन। वाष्पीकृत करवा के हमने ऊर्ध्वपातन करवा लिया।
जिसको कहते हैं सब्लिमेशन, जो कि डायरेक्ट किसी ठोस से गैस के बदलाव को कहते हैं। तो हमने इस कपूर को अलग कर लिया ऊर्ध्वन पातन के तकनीक से, और इससे हम कपूर और इस क्या बोलते हैं नमक के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सारी बातें हो गई। अब एक सबसे लास्ट हेडिंग जो हमको पढ़नी है, अब उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें को हमने डिस्कस कर लिया है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को जैसे कैसे अलग करते हैं, आओ चलो देखते हैं। अरे यार ये भी मिटा दे, चलो कोई बात नहीं। लास्ट हेडिंग पे आ जाते हैं। काली स्याही में डाई एक ही रंग है, इस चीज को हमको देखना है। अब लास्ट पॉइंट, काली स्याही में डाई एक ही रंग है, इस चीज को हमको देखना है। चलिए आइए, मैंने आपको पहले ही उदाहरण में बता दिया था कि जो डाई होती है वो खुद कई सारे कलर का मिश्रण होती है। अच्छा, हमने स्याही और डाई को अलग कर लिया था। अब हम क्या करने वाले हैं, इस डाई में से अलग अलग कलर को अलग करने वाले हैं। अलग अलग कलर के पदार्थों को, रंग के पदार्थों को, अलग अलग जो रंग है हमारे, अलग अलग रंग हैं, उनको अलग करने वाले हैं। अलग रंगों को अलग करने वाले हैं। अब इस चीज को देखना है। अच्छा, अब ये जो डाई है ना, इसमें है क्या, इसमें कई सारे रंग हैं, और जो अपनी स्याही है उसमें डाई और जल दो चीज मिली हुई है। तो हमने क्या काम करना है, अब ये ध्यान से सुनते जाना है आपको। अब हमको अलग अलग रंगों को अलग करना है, यानी कि अलग अलग विलेय पदार्थ को अलग करना है, ना कि विलायक को। विलायक का अलग करना यहाँ हमारा मकसद नहीं है। यहाँ पे हमारा मकसद है ये जो डाई है ना, इसको अलग अलग, इसके कलरों को, इसके रंगों को अलग अलग कर देना है। तो हमने क्या काम किया, एक छानक कपड़ा होता है, एक छानक हमारा पेपर होता है, उसको हम लोग लिए, छानक पेपर। उसको हमने क्या काम किया, एक छानक पेपर लिया, सुनिएगा ध्यान से। एक छानक पेपर ले लिया, उस पे कुछ सेंटीमीटर मार्क करके एक लाइन ले ली। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर मार्क करके, इसको मैं दूसरे से बना देता हूं। कुछ सेंटीमीटर मार्क करके एक लाइन बना दी इस पेपर पे। ये एक पन्ना लिया, छानक पन्ना, उस पे एक लाइन बना दी कुछ सेंटीमीटर मार्क करके। मान लो कि जैसे सपोज दैट वो 4 सेंटीमीटर ऊपर बना दी। उस पे क्या काम किया, उस पे हमने स्याही डाली। ये लो जी, 3 सेंटीमीटर ऊपर जो हमने लाइन बनाई, उसके बीच में, उस लाइन के बीच में हमने एक स्याही डाली। ये लो स्याही डाल दिया। अब इस स्याही में क्या है, जल है और डाई है। अच्छा, ये हमको जल और डाई अलग अलग क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इस डाई में ये जल घुला हुआ है, तो हमने इसी वजह से ये एक स्याही के रूप में हमको दिखता है। अच्छा, अब हमने क्या काम किया कि इस छानक पेपर को, पन्ने को हमने एक बर्तन में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, एक बर्तन में डाल दिया। ऐसे डाला कि जो जल था ना, वो बस इस छानक पत्र को जस्ट टच कर रहा था, थोड़ा सा ही छू रहा था बस। ये लो, थोड़ा सा छू रहा था। अब ये छानक पत्र जो था, ये जल सोखता है, ये जल सोखता है। तो ये जल सोखते 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 इस सेंटीमीटर तक, 4 सेंटीमीटर तक पहुंच गया। ये जल यहाँ 4 सेंटीमीटर तक पहुंच गया। अब ये डाई पहले से ही जल में घुलनशील है, तभी तो ये स्याही के रूप में यहाँ पे मौजूद थी। तो जैसे ये जल पहुंचते पहुंचते इस जगह तक पहुंचा, 4 सेंटीमीटर तक, तो इस डाई में घुले अनेक कलर, जैसे नीला, काला, पीला, लाल, जो भी अनेक कलर था, वो अनेक कलर जल में अलग अलग घुलनशीलता के रूप से, मतलब उन सारे कलरों का, रंगों का घुलनशीलता जल में अलग अलग थी। यानी कि कोई थोड़ा कम घुलता था जल में, कोई थोड़ा ज्यादा घुलता था। अब ये जल क्या हो रहा है, जल तो लगातार ऊपर जा रहा है। अब जैसे ही ये जल इस 4 सेंटीमीटर तक पहुंचा, तो मान लेते हैं लाल वाला कलर ज्यादा घुलनशील था, लाल वाला कलर ज्यादा घुलनशील था, नीला वाला कम घुलनशील था। इस
स्याही में लाल और नीले कलर थे, लाल वाला कलर ज्यादा था तो लाल वाला कलर इस डाई से होते हुए ये ऊपर तक आ गया, और जो नीला वाला कलर था वह भी इस डाई के नीचे ही पड़ा हुआ था। क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि ये सारे कलर जल में घुलनशील थे, तो जैसे ही जल इस 4 सेंटीमीटर से ऊपर जाने लगा तो वो डाई के कलर इस जल के साथ ऊपर जाने लगे, और जो ज्यादा घुलनशील था वो जल्दी ऊपर पहुंच गया, जो कम घुलनशील था वो नीचे रह गया, और हमने इस डाई से इन कलरों को अलग अलग कर दिया। समझे जी? तो आप कैसे अलग कर पाए? चलो, तो आप इस डाई से इस कलर को कैसे अलग कर पाए? एक तकनीक है जिसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है। इस तकनीक से हम अलग अलग कलर को एक ही कंपोनेंट से अलग कर सकते हैं, एक ही मिश्रण से अलग कर सकते हैं। तो डाई से हमने अलग अलग कलर को अलग कर दिया इस तकनीक से। कैसे, वो आप समझिए कैसे हमने अलग किया। क्यों? अच्छा, इसका वो क्या था, सारांश क्या था? इसका सारांश ये था कि जो चीज थी, जिन 2 कलरों को हमको अलग अलग करना था, वो जल में अलग अलग घुलनशीलता के होने चाहिए। मतलब 2 जो कलर थे, जैसे नीला और लाल हमने लिया, ये दोनों जल में अलग रूप से घुलनशील थे। कोई कम घुलता था तो कोई ज्यादा घुलता था। जो ज्यादा घुलता था वो आसानी से ऊपर चला गया, जो कम घुलता था वो नीचे रह गया, और इसी वजह से हमने इनको अलग अलग कर लिया। ऐसा कलर मत लीजिएगा जो जल में घुले ही ना। अगर वो घुलेगा नहीं तो वो तो यहीं रह जाएगा, वो ऊपर जाएगा ही नहीं। ये दोनों कलर घुलते थे इसलिए ऊपर गए, जो ज्यादा घुलता था ज्यादा ऊपर, जो कम घुलता था कम ऊपर, और इस वजह से हमने इन दोनों को अलग कर लिया। एक तकनीक है जिसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, इससे हमने इनको अलग कर लिया। और आगे इसको नाम दे दिया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। जब आप पढ़ोगे कि किसी पेपर के द्वारा इस तकनीक को 2 कलरों को अलग किया जा सकता है। इसका हम पढ़ते हैं अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन। वो क्या है, अनुप्रयोग क्या है? तो जो हमारे पेड़ वेड़ होते हैं ना, उनमें अलग अलग पिगमेंट होते हैं जो अलग अलग कलर को दिखाते हैं। जैसे पत्ती लाल होती है, पत्ती हरी होती है, फूल लाल होता है, किसी का फूल पीला होता है। तो ये सारे कलर जो हमारे पेड़ पौधों में आते हैं, ये पिगमेंट्स की वजह से आते हैं। तो ये पिगमेंट्स अलग अलग कलर के होते हैं, और इस वजह से हमको अगर कलर को अलग करना हो, उस प्लांट के पिगमेंट से अगर हमको कलरों को, रंगों को अलग करना है, तो हम इस क्रोमेटोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका अनुप्रयोग है जी। अच्छा, ठीक है, और बस यही सारी बातें हैं, और कोई अधिक चीज़ नहीं है। बाकी डाई से आप रंगों को अलग कर ही सकते हो। इतनी सारी चीज़ें थी जो हमको इस लेक्चर में पढ़नी थी। चलिए यहीं तक यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ये सारी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो लाइक वाइक कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, और अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय, नमस्कार।